सोचिए, किसी पर कोई आरोप लगे और जांच बस चलती रहे। 1 साल, 2 साल नहीं, पूरे 11 साल, 1 दशक से भी ज्यादा वक्त तक किसी इंसान के सिर पर मुकदमे की तलवार लटकती रहे। आखिर कब तक? क्या हमारा कानून किसी को इस तरह अनिश्चित काल तक जांच के दायरे में रख सकता है? आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया और बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले की परतों को खोलेंगे, जिसने इसी चुपते हुए सवाल का जवाब दिया है। और ये सवाल सिर्फ कानूनी दांव-पेंच का नहीं है। ये किसी भी व्यक्ति के जीवन, उसकी मानसिक शांति, उसके करियर और सबसे जरूरी उसके मौलिक अधिकारों से सीधे तौर पर जुड़ा है। बिल्कुल। ये फैसला एक तरह से जांच एजेंसियों की अथाह शक्ति और एक आम नागरिक के अधिकारों के बीच तराजू के पल्ले को बराबर करने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। हाँ, आज हम जिस मामले पे बात कर रहे हैं वो है रॉबर्ट लालचुंगुंगा चोंगथू बनाम बिहार राज्य। कहानी एक जिला मजिस्ट्रेट की है जिन पर 2002 से 2004 के बीच शस्त्र लाइसेंस जारी करने में कुछ अनियमितताओं का आरोप लगा था। यहां तक तो ठीक है, आरोप लगते हैं, जांच होती है। हाँ, ये एक सामान्य प्रक्रिया लगती है, लेकिन जो इसके बाद हुआ वो सामान्य से बहुत दूर और बेहद हैरान करने वाला है। वही तो इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। देखिए, 2005 में पहली चार्जशीट दायर हुई, फिर 2006 में एक सप्लीमेंट्री यानी पूरक चार्जशीट आई जिसमें साफ साफ कहा गया कि इन अधिकारी के खिलाफ कोई मामला ही नहीं बनता और आरोपों को झूठा बताया गया। यहां मामला खत्म हो जाना चाहिए था, है ना? बिल्कुल, किसी भी तार्किक दुनिया में तो यही होता। जब जांच एजेंसी खुद कह रही है कि कोई सबूत नहीं है तो केस बंद हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर आगे की जांच यानी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के नाम पर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सालों तक चलता रहा। 2009 में इसकी इजाजत मिलती है और अगली चार्जशीट दायर होती है। अंदाजा लगाइए कब? कुछ साल बाद। नहीं, पूरे 11 साल बाद, 2020 में। 11 साल। चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक अधिकारी की कहानी नहीं है, ये हमारे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये 11 साल की देरी ही इस पूरे मामले की आत्मा है। ये सिर्फ एक प्रक्रियात्मक देरी, एक प्रोसीजरल डिले नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन माना है। कोर्ट की एक टिप्पणी है जो इस पूरे दर्द को बयां करती है। उन्होंने कहा, अभियुक्त को जांच के लगातार खतरे और उसके रोजमर्रा के अस्तित्व पर मंडराते मुकदमे की कार्रवाई से अंतहीन रूप से पीड़ित नहीं किया जा सकता है। ये लाइन तो सीधे दिल पे लगती है। आप किसी को बस अधर में लटकाकर नहीं छोड़ सकते। पर एक मिनट, इससे पहले कि हम कानूनी बारीकियों में जाएं, क्या हम एक पल के लिए उस इंसान के बारे में सोच सकते हैं? 11 साल। सोचिए उस अधिकारी पर क्या बीती होगी। नौकरी, समाज में इज्जत, परिवार, सब कुछ दांव पर। आपने बहुत जरूरी बात उठाई है। सोचिए, विभागीय जांच में वो अधिकारी बरी हो चुका था। अच्छा? हाँ, यानी उसके अपने डिपार्टमेंट ने उसे क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन बाहर की दुनिया के लिए वो 11 साल तक एक आरोपी ही बना रहा। ओहो! ये किसी भी इंसान का मनोबल तोड़ने के लिए काफी है। और यहीं से निश्चितता का अधिकार या राइट टू सर्टेनिटी की जो अवधारणा है वो निकल कर आती है। राइट टू सर्टेनिटी। हाँ, किसी भी आरोपी को यह जानने का हक है कि उस पर आखिरकार क्या आरोप तय होंगे, ताकि वो अपना बचाव तैयार कर सके। अगर जांच ही अनंत काल तक चलती रहेगी तो बचाव की तैयारी तो दूर, व्यक्ति एक लगातार मानसिक दबाव में जीता है, जो अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का सीधा उल्लंघन है। ठीक है, ये मानवीय पहलू तो बहुत गंभीर है, लेकिन अब मेरा सवाल यह है कि कानूनी तौर पर ऐसा हो कैसे गया? इस सिस्टम में ऐसी कौन सी खामी है जिसने 11 साल की इस देरी को होने दिया? मैंने सुना है इस मामले में मंजूरी यानी सैंक्शन और पूरक चार्जशीट का बड़ा रोल है। ये क्या है? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले अभियोजन की मंजूरी यानी सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन। ये एक तरह का सुरक्षा कवच है। इसे इसलिए बनाया गया है ताकि सरकारी अधिकारी जो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं उन्हें कोई बेवजह परेशान करने के लिए झूठे मुकदमे में ना फंसा दे। किसी लोक सेवक पर मुकदमा चलाने से पहले सरकार की एक सक्षम अथॉरिटी से मंजूरी लेनी पड़ती है। तो ये एक तरह का फिल्टर है ताकि सिर्फ गंभीर मामले ही आगे बढ़ें। बिल्कुल सही, लेकिन ये फिल्टर मनमाने ढंग से काम नहीं कर सकता। मंजूरी देने वाली अथॉरिटी को अपना दिमाग लगाना होता है। उन्हें जांच एजेंसी द्वारा दिए गए सबूतों को देखना होता है और ये तय करना होता है कि क्या पहली नज़र में कोई मामला बनता भी है या नहीं।
इस केस में दिलचस्प बात यही हुई, 11 साल बाद जब मंजूरी दी गई तो उस आदेश में बस इतना लिखा था कि केस डायरी में उल्लिखित दस्तावेजों और सबूतों को देखने के बाद मंजूरी दी गई है। तो इसमें क्या गड़बड़ है? उन्होंने तो फाइल देखी ही। गड़बड़ ये है कि ये एक तरह से दिमाग का इस्तेमाल न करने जैसा है। आपने ये तो लिख दिया कि आपने फाइल देखी, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि फाइल में ऐसा क्या था जिसके आधार पर आपको लगा कि मुकदमा चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक यांत्रिक यानी मैकेनिकल प्रक्रिया माना, जैसे कोई बिना सोचे समझे बस एक रबर स्टैंप लगा रहा हो। और इसी एक आधार पर कोर्ट ने इस मंजूरी को ही अवैध करार दे दिया। तो मतलब मंजूरी देना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है। बिल्कुल। मंजूरी देने वाले अधिकारी को असल में अपना दिमाग लगाकर यह तय करना होता है कि केस में दम है या नहीं है, जी। और ये बात आदेश में दिखनी भी चाहिए। तो पहली बड़ी खामी तो यहीं पकड़ में आ गई। बिल्कुल, अभियोजन की नींव का पहला पत्थर ही कमजोर निकला। ये तो कमाल है कि मंजूरी ही खारिज हो गई। लेकिन मुझे अभी भी ये बात समझ नहीं आ रही कि जब 2006 की चार्जशीट में उन्हें लगभग बरी कर दिया गया था, तो फिर ये मामला 11 साल तक आगे बढ़ा ही कैसे? ये पूरक चार्जशीट का क्या खेल है? ये इस केस का दूसरा बड़ा पहलू है। जब पुलिस अपनी जांच पूरी करके पहली चार्जशीट दायर कर देती है और उसके बाद उसे कुछ नए सबूत मिलते हैं, तो वो सीआरपीसी के सेक्शन 173(8) के तहत अदालत की अनुमति से एक अतिरिक्त चार्जशीट दायर कर सकती है। इसे ही पूरक या सप्लीमेंट्री चार्जशीट कहते हैं। ठीक है, तो नए सबूत मिलने पर जांच दोबारा शुरू हो सकती है। ये तो तर्कसंगत लगता है। लगता तो है, लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने उजागर किया, और वो है न्यायिक प्रबंधन यानी जुडिशियल स्टुअर्डशिप की भूमिका। न्यायिक प्रबंधन? हाँ, अदालत का काम सिर्फ आगे की जांच की अनुमति देकर चुप बैठ जाना नहीं है। जब जांच अदालत की अनुमति से हो रही है तो अदालत को उस पर एक नज़र रखनी होती है, उसका नियंत्रण करना होता है। एक मिनट, क्या आप ये कह रही हैं कि अदालत को जांच पर नजर रखनी चाहिए थी? मुझे तो लगता था कि जांच करना पूरी तरह से पुलिस का काम है और अदालत का काम मुकदमा शुरू होने के बाद आता है। आमतौर पर यही होता है, लेकिन जब जांच एजेंसी खुद सालों पहले केस एक तरह से बंद कर चुकी हो और फिर आगे की जांच के लिए सालों लगा दें, तो अदालत की जिम्मेदारी बनती है कि वो पूछे, भाई हो क्या रहा है? बिल्कुल, इतनी देर क्यों लग रही है? इस मामले में 11 साल की जो खामोशी है वो साफ दिखाती है कि ये न्यायिक प्रबंधन कहीं खो गया था। ये देरी अपने आप में पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े करती है। तो मतलब सिस्टम के हर स्तर पर खामियां थी। मंजूरी देने वाली अथॉरिटी ने दिमाग नहीं लगाया और अदालत ने अपनी निगरानी की भूमिका नहीं निभाई। अब सबसे बड़ा सवाल तो इस सब का क्या मतलब है? इस फैसले से क्या बदला? क्या सुप्रीम कोर्ट ने भविष्य के लिए कोई लक्ष्मण रेखा खींची है? हाँ, और यही इस फैसले का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। अदालत ने बहुत ही स्पष्ट और दूरगामी प्रभाव वाले दिशा निर्देश दिए हैं, और ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये जांच प्रक्रिया को लेकर सोच में एक बुनियादी बदलाव है। अच्छा, वो क्या है? पहला और सबसे बड़ा बदलाव, जांच अनिश्चित काल तक नहीं चल सकती। इसे एक उचित समय यानी रीजनेबल टाइम में पूरा किया जाना चाहिए, भले ही कानून में कोई तय समय सीमा न दी गई हो। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, अनंत काल तक चलने वाली जांच अब स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि अक्सर जांच सालों साल चलती रहती है और कोई पूछने वाला नहीं होता। अब पूछने वाला होगा, क्योंकि दूसरा निर्देश यही है कि अगर एफआईआर और चार्जशीट दायर करने के बीच बहुत ज्यादा समय का अंतर है तो अदालत जांच एजेंसी से स्पष्टीकरण मांगने के लिए बाध्य है। बाध्य है? जी, अदालत को खुद को संतुष्ट करना होगा कि देरी की वजह जायज थी। अब जवाबदेही तय कर दी गई है। रुकिए, इसका मतलब है कि अब कोर्ट खुद एजेंसी से पूछेगा कि भाई इतनी देर क्यों लगाई? जी, ये तो जवाबदेही तय करने वाली बात होगी। बिल्कुल। तीसरा निर्देश आम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है। अगर जांच में अत्यधिक और अनुचित देरी हो रही है तो आरोपी या शिकायतकर्ता दोनों ही हाई कोर्ट जा सकते हैं। वे जांच पर अपडेट मांग सकते हैं या अगर आरोपी चाहे तो अपने खिलाफ चल रही पूरी कार्रवाई को रद्द करने की मांग भी कर सकता है। अच्छा। और चौथा निर्देश इसी से जुड़ा है। अदालत ने कहा कि जांच में हुई यह अत्यधिक देरी अपने आप में कार्रवाई को रद्द करने का एक मजबूत आधार हो सकती है। तो क्या ये कहना सही होगा कि अब जांच एजेंसियों की मनमानी पर एक तरह की न्यायिक लगाम लगा दी गई है? अदालत अब सिर्फ एक मूक दर्शक नहीं बल्कि एक सक्रिय पर्यवेक्षक की भूमिका में आ गई है। आपने एकदम सही सार निकाला है। ये एक चेक एंड बैलेंस बनाने जैसा है। अब सिर्फ ये कहना काफी नहीं होगा कि देर हुई पर न्याय होगा।
अगर देरी अनुचित है तो हो सकता है कि मुकदमा शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, खासकर उन लोगों के लिए जो सालों से फंसे हुए हैं। लेकिन क्या इसका दूसरा पहलू ये नहीं है कि अगर हम जांच पर इतनी समय सीमा लगा देंगे तो शायद कुछ जटिल आपराधिक मामले जैसे बड़े आर्थिक घोटाले या आतंकी साजिशें वो कभी सुलझ ही ना पाएं? क्या हम न्याय की जल्दबाजी में न्याय को ही खतरे में डाल रहे हैं? ये एक बहुत ही जायज़ चिंता है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी ध्यान दिया है। अदालत ने उचित समय या रीजनेबल टाइम की कोई सख्त परिभाषा नहीं दी है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हर जांच 6 महीने या 1 साल में पूरी होनी चाहिए। अच्छा। उन्होंने कहा कि ये हर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। एक जटिल आर्थिक घोटाले की जांच में सालों लग सकते हैं और वो देरी उचित मानी जा सकती है। लेकिन इस मामले की तरह जहां पहले ही आपको क्लीन चिट मिल चुकी है, वहां 11 साल की देरी किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराई जा सकती। तो अदालत ने लचीलापन बनाए रखा है, लेकिन जवाबदेही की शर्त के साथ। अच्छा, तो ये संतुलन बनाने की कोशिश है। वैसे सोर्स में एक और दिलचस्प बात का जिक्र है कि कैसे आपराधिक जांच पर न्यायिक नियंत्रण समय के साथ विकसित हुआ है, औपनिवेशिक काल से लेकर आज तक। इस फैसले को उस बड़ी तस्वीर में कहाँ रखें? ये सवाल इस फैसले की ऐतिहासिक अहमियत को समझने के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम औपनिवेशिक काल को देखें तो जांच पर पुलिस का लगभग पूरा नियंत्रण होता था और न्यायिक निगरानी बहुत कम थी। लेकिन फिर 1898 की सीआरपीसी, उसके बाद 1973 की सीआरपीसी और अब 2023 के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस तक न्यायिक निगरानी और प्रक्रियात्मक जवाबदेही लगातार बढ़ी है। जैसे गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का नियम। बिल्कुल। या फिर सीआरपीसी के सेक्शन 167 में दिए गए समय के अंदर जांच पूरी न होने पर जमानत का अधिकार, ये सब उसी विकास का हिस्सा है। ये फैसला उसी यात्रा का एक अगला मील का पत्थर है। ये साफ करता है कि अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सिर्फ मुकदमे के दौरान ही नहीं बल्कि जांच के चरण पर भी पूरी तरह से लागू होता है। स्पीडी ट्रायल का जो अधिकार हमें मिला हुआ है, ये फैसला उसी के दायरे को बढ़ाकर स्पीडी इन्वेस्टिगेशन तक ले जाता है। तो अंत में उस अधिकारी का क्या हुआ? रॉबर्ट लाल चुंगुनुंगा चोंगथुका, जिनकी 11 साल की लड़ाई थी ये। अदालत ने 2 मुख्य आधारों पर उनके पक्ष में फैसला सुनाया। पहला कि अभियोजन की मंजूरी ही कानूनी तौर पर अमान्य थी क्योंकि उसे बिना दिमाग लगाए यांत्रिक तरीके से दिया गया था। और दूसरा, जांच पूरी करने और पूरक चार्जशीट दायर करने में 11 साल की अत्यधिक और अनुचित देरी हुई, जिसका कोई संतोषजनक कारण नहीं दिया जा सका। इन 2 मजबूत कारणों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ चल रही पूरी अभियोजन कार्रवाई को रद्द कर दिया। एक लंबा और थका देने वाला सफर, लेकिन अंत में उन्हें राहत मिली। हाँ, लेकिन इस प्रक्रिया में उनके जीवन के कई कीमती साल एक अनिश्चितता और अपमान के साए में गुजर गए। ये एक ऐसी जीत है जिसकी कीमत बहुत बड़ी है। तो आज के इस चर्चा का सार ये है कि न्याय में देरी का मतलब न्याय से इनकार है। ये मशहूर कहावत अब सिर्फ मुकदमों पर नहीं बल्कि जांच प्रक्रिया पर भी पूरी मजबूती से लागू होती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने उन हजारों लोगों के हाथ में एक शक्तिशाली उपकरण दिया है जो वर्षों से एंधीन जांच में फंसे हुए हैं और जिनके ऊपर मुकदमे की तलवार लटकती रहती है। जांच प्रक्रिया अब उत्पीड़न का जरिया नहीं बन सकती, उसे जवाबदेह होना होगा। बिल्कुल जी। फैसला जांच एजेंसियों को भी एक कड़ा संदेश देता है कि उन्हें अपनी जिम्मेदारी को समय पर और कुशलता से निभाना होगा। लेकिन इस फैसले के बाद एक जरूरी सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है जिस पर आगे सोचना होगा। और वो सवाल क्या है? सवाल वही है जिसे हमने बीच में छुआ था। जांच में उचित समय, रीजनेबल टाइम क्या है? ये कौन और कैसे तय करेगा? क्या हमें जांच की हर स्टेज के लिए अपराध की प्रकृति के हिसाब से स्पष्ट समय सीमा की जरूरत है ताकि ऐसी देरी दोबारा ना हो, या फिर हर केस की अपनी जटिलता को देखते हुए ये लचीलापन बनाए रखना ही जरूरी है जिसमें देरी को जायज ठहराने की गुंजाइश हमेशा बनी रहेगी? इस संतुलन को साधना ही हमारी न्याय प्रणाली के लिए अगली बड़ी चुनौती होगी।